नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश में कैसे आप सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर सफलता के साथ आएंगी, इससे महत्वपूर्ण क्लास लेकर आई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के बीच आप सभी को आत्मनिर्भर रोजगार संपन्न बनाने के लिए न सिर्फ क्लास लाई हूँ बल्कि आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसा विषय सामग्री आप सभी को उपलब्ध करा रही हूँ जो कि आपके 1 मिनट को 100 मिनट में कन्वर्ट करे। आज की इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को ध्वनि के संबंध में भी तमाम जानकारियाँ दी जाएंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जी हाँ साथियों, आज के इस क्लास में मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन के भौतिक विज्ञान के ध्वनि चैप्टर से रिलेटेड वे तमाम विषय सामग्री आपको उपलब्ध कराया जाना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं ध्वनि क्या है और उससे तमाम जुड़े हुए जानकारियाँ। तो आप देख रहे हैं, ध्वनि एक ऐसा तरंग होता है जो वस्तु से कंपन उत्पन्न करता है। जी हाँ साथियों, ध्वनि एक ऐसा तरंग होता है जो वस्तु से कंपन उत्पन्न करता है जिससे हमारे कान में संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे हम ध्वनि का एहसास होता है। जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो इस अवस्था को ध्वनि संचरण कहते हैं। जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो इस अवस्था को ध्वनि का संचरण कहा जाता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य होता है और ध्वनि कभी भी निर्वात स्थिति में उत्पन्न नहीं होता है। परीक्षा में अक्सर यह पूछता है कि ध्वनि संचरण के लिए अनिवार्य होना चाहिए, तो ऑप्शन में 4 विकल्प दे देते हैं। तो माध्यम यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ध्वनि के लिए स्पष्ट रूप से संचरण के लिए माध्यम की अनिवार्यता होती है और वहीं ध्वनि कभी भी निर्वात स्थिति में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम होना ही चाहिए, या तो ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो, लेकिन माध्यम कोई ना कोई अवश्य हो। और ध्वनि का जो स्वरूप होता है वह हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। तमाम प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में इस प्रकार के पूछे जाते हैं। मेरे द्वारा आपको वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट अपनी क्लास के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाए। अब हम देखते हैं ध्वनि एवं द्रव्यों और में क्या क्या इसमें होता है। तो हम देख रहे हैं कि ठोस एवं द्रव्यों में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का संचरण संभव होता है। जी हाँ साथियों, हम देख रहे हैं कि ठोस एवं द्रव्य में अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का संचरण संभव होता है। वहीं गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ही होता है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठोस एवं द्रव्य में जो तरंग होते हैं वो यहाँ पे आपका अनुप्रस्थ भी याद करेंगे, अनुदैर्घ्य रखेंगे, लेकिन गैस में बस एकमात्र संचरण केवल कैसे हो रहा है तरंगों का, अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि किस स्रोत में ध्वनि की तीव्रता कम है और किसमें ज़्यादा है। परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिया जाता है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, जोर से बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, जेट विमान में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, और कई बार ये भी पूछ देता है कि मिलान करिए अधिक से लेके कम तक किसमें ध्वनि की तीव्रता होता है या कम से लेके ज़्यादा तक। तो आप जब ये फैक्ट जाने रहेंगे तब कहीं आप इस प्रश्न को आप सही करेंगे। तो आप देख रहे हैं साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है, वहीं जोर से बातचीत में 50 से 60 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है, और ट्रैक्टर में 90 से 100 डेसिबल। इसे आप याद करेंगे, साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल, जोर से बातचीत में 50 से 60 डेसिबल, ट्रक और ट्रैक्टर में 90 से 100 डेसिबल, जबकि ऑर्केस्ट्रा में 100 डेसिबल है, और सायरन में 110 से 120 है, और जेट विमान में 140 से 150 और मिसाइल में 180। यानी सर्वाधिक आपका है मिसाइल में। ये आप हमेशा याद करेंगे क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है
कि सबसे ज़्यादा किस्में और सबसे कम किस्में हैं। जब तक आप इन तमाम फैक्ट को जानेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं करेंगे। अब ध्वनि की तीव्रता को हम जानें। अब हम ध्वनि के लक्षण को जानते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अतः आप सभी को एक एक लाइन ढंग से समझना होगा, जानना होगा, ताकि इस पोर्शन से आप कोई भी क्वेश्चन गलत न करने पाए। आप देख रहे हैं तीव्रता। तीव्रता के लक्षण से हम ध्वनि को धीमा अथवा तेज सुनते हैं। तीव्रता के लक्षण से हम ध्वनि को धीमा अथवा तेज सुनते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगा। कंपन का आयाम जितना ही अधिक होगा, ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं बेल के 10वें भाग को हम डेसिबल कहते हैं। बेल के 10वें भाग को हम डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट मीटर है तथा प्रयोगात्मक मात्रक इसका क्या है? बेल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम माना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। अब हम देखते हैं गुणता से संबंधित क्वेश्चन, प्रश्न, वे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणता का आप देख रहे हैं, गुणता ध्वनि की वह विशेषता है जो समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों में भिन्नता स्पष्ट करता है। ध्वनि की गुणता अधिस्वर पर निर्भर करता है। ध्वनि की गुणता अधिस्वर पर निर्भर करता है। देखिए, ध्वनि की जो गुणता होती है तभी आप मेरे आवाज़ को पहचान पा रहे हैं कि हाँ, ये सीमा गुप्ता मैम क्या आवाज़ है। इसी प्रकार आप अपने मित्रों, अपने फैमिली वालों का भी आवाज़ गुणता के आधार पर ही निकालते हैं। तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। अब आते हैं तारत्व। ध्वनि का सबसे ऐसा पोर्शन मैं बता रही हूँ जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ही ध्यान देंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तारत्व में आप देखेंगे, तारत्व ध्वनि की वह विशेषता होता है जिसके कारण ध्वनि मोटा अथवा पतला होता है। तारत्व के कारण ही हम सभी की आवाज़ मोटी अथवा पतली होती है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जी हाँ साथियों, ध्वनि का जो तारत्व होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है, तो उसकी आवृत्ति पर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। उल्लेखनीय है कि ध्वनि के तारत्व का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है। ये चीज़ भी आप देखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। मच्छर की भनभनाहट एक धीमी ध्वनि है। मच्छर की भनभनाहट एक धीमी ध्वनि है, लेकिन इसका तारत्व शेर की दहाड़ से अधिक होता है। वहीं शेर की दहाड़ एक तीव्र ध्वनि है, लेकिन इसका तारत्व बहुत ही कम होता है। जब आप देखते होंगे कि आपके कान के आसपास मच्छर भनभनाते हैं तो कितनी परेशानी होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका तारत्व होता है वह अधिक होता है, और जबकि शेर जब दहाड़ता है तो उसका जो तारत्व होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अब हम आते हैं ध्वनि का वेग के बारे में जानने। ध्वनि का वेग गैस में सबसे कम तथा ठोस में सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग गैस में सबसे कम तथा ठोस में सर्वाधिक होता है। अब क्रम हम यहाँ देखते हैं। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें है? ठोस में है, फिर है द्रव में, फिर गैस में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आप कंठस्थ कर ले कि सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें है? ठोस में है, फिर द्रव्य में है, फिर गैस में है। कहीं से भी क्वेश्चन आपका इस पोर्शन से गलत नहीं होना चाहिए। ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखिए, ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक जबकि गैसों में न्यूनतम होती है। सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 ms होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है
उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो साथियों, आपने देखा ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले पार्ट में आपको ध्वनि से संबंधित अन्य जानकारियाँ मेरे द्वारा लाया जाएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यह क्लास आप सभी को छोटा छोटा इसलिए लाया जा रहा है ताकि आप सहजता के साथ इन क्लास के माध्यम से अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। मेरे द्वारा आप सभी को मार्गदर्शन क्लास भी लिया गया है, जिसमें बताया गया कि इस टॉपिक से आप इस बुक का अध्ययन करें। अतः आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य ही उस पुस्तक का भी साथ में आप अध्ययन शुरू कर दें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। और जाते जाते आप सभी को मैं होमवर्क देती हूँ। ध्वनि का वेग धातु में आपको ये बताना है कि सही कथन का चयन करें। आप बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और यहाँ पे 4 विकल्प आप देख रहे हैं, A, B, C, D। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विकल्प देंगे। ध्वनि का वेग धातु में अधिक होगा, क्या यह सही है या गलत है, इसको आप विकल्प में देखिए। नाइट्रोजन जल इस्पात में ध्वनि की चाल आरोही प्रदर्शित है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ध्वनि की गति लोहा में अधिक होता है। ध्वनि तरंगे निर्वात के आर पार नहीं जा सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। अब आप देखिए चारों विकल्पों में कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को उपलब्ध कराएंगे। साथियों, इस क्लास को आप अवश्य ही 2 से 3 बार सुनिए, ताकि आप इस पोर्शन से क्वेश्चन गलत न करने पाए। आगे मैं ध्वनि का अगले पार्ट में ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट को लाने वाली हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।